नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। हम लोग इस समय कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति की चर्चा कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंतः विभाजन, बाह्यता विभाजन, मध्य बिंदु के निर्देशांक के साथ साथ तमाम तरीके की आकृतियों की प्रकृति का अध्ययन कर चुके हैं। यानी अगर तीन निर्देशांक दिए हैं तो उनसे बनने वाला कोई त्रिभुज समचतुर्भुज हो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा अथवा समबाहु त्रिभुज होगा। इसी प्रकार से अगर चार निर्देशांक दिए हैं तो उनसे बनने वाली आकृति कोई आयत होगी, वर्ग होगा, समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। इसी क्रम में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र देखना है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी बात करें अगर हम, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष A x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3 हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। एक अगर हम त्रिभुज खींचें तो ये ट्रायंगल ABC हो जाता है। x1 y1, x2 y2 एंड दिस x3 y3। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला है। जबकि त्रिभुज के शीर्ष जो हैं, ट्रायंगल के शीर्ष ABC x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी निर्देशांक को हम x1 y1, किसी भी निर्देशांक को x2 y2 और किसी भी निर्देशांक को x3 y3 मान सकते हैं। यहाँ क्रम का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। अगर आप शीर्षों के निर्देशांक अलग अलग मानते हैं, एक छात्र इसको x1 y1 मानता है, दूसरा इसको x2 y2 मानता है, तो उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आंसर में माइनस चिन्ह आ जाए, तो माइनस चिन्ह आ जाने पर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ ही लेंगे, यानी धन चिन्ह के साथ ही लेंगे, और इस प्रकार से हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर एक चतुर्भुज दिया हुआ है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD दिया हुआ है, तो हम इसको दो त्रिभुजों में बांट देंगे। चाहे हम विकर्ण AC मिला दें या विकर्ण BD मिला दें, और इस प्रकार से ये दो त्रिभुज हो जाएंगे, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल अलग अलग हम फाइंड कर लेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र बताया गया, उसकी सहायता से हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड कर लेंगे। ABB का क्षेत्रफल और BCD का क्षेत्रफल, और उसके बाद जब हम इनको डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कर देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ने पर इस दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि A, B तथा C संरेख हैं, संरेख का मतलब समझ रहे हैं, संरेख है अगर, अर्थात एक ही रेखा में है, तो यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, ये तीनों बिंदु जो दिए हैं वो एक ही रेखा में हैं, तो कोई त्रिभुज ABC नहीं बनेगा। और जब कोई त्रिभुज ABC नहीं बनेगा तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। यानी 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 और इज इक्वल टू 0।
तो ये 2 तो इधर आएगा, गुणा होके 0 हो जाएगा, यानी शर्त हो जाएगी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यानी यदि तीन बिंदु समरेख हैं तो हमको ये शर्त दिखानी पड़ेगी कि इस त्रिभुज के लिए जो डेल्टा का मान है वो शून्य आ रहा है। अगर ये शून्य आ जाता है तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, अर्थात कोई त्रिभुज इससे निर्मित नहीं होगा, यानी ये तीनों बिंदु समरेख हो जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ी समस्या छात्रों के सामने आती है कि वो ये फार्मूला रटे कैसे। तो बहुत सिंपल है रटना, आपको दिख रहा है 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, x y लिखे हुए हैं, तो जो ब्रैकेट के भीतर रहेगा वो सब y रहेगा और जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो सब x रहेगा। यानी डेल्टा बराबर 1/2 आप लिख लेंगे। x1 है तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, देखिए 1 फिर 2 फिर 3, x1 ब्रैकेट में चूंकि y होगा इसलिए y2 माइनस y3, और इसी क्रम में चूंकि बाहर यहाँ x1 हो चुका है, अगला क्रम x2 होगा, तो 2 के बाद 3 यानी y3 माइनस y1, और फिर इसी प्रकार से प्लस x3, तो अगला क्रम y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से फार्मूला याद कर सकते हैं, आप अपने मेमोरी में रखिए और इसका प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख सिद्ध करेंगे कि संरेख कैसे होगा। इसी क्रम में इन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न देखे जाएं। तो एक प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि A दिया है 3, 2, B दिया है 5, 2 और C दिया है 6, 1। ये तीन शीर्ष दिए हुए हैं त्रिभुज ABC के और इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो अगर आप एक चित्र ड्रा कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, वैसे ऐसा बहुत आवश्यक नहीं है लेकिन सुविधाजनक हो जाता है। 3, 2, B 5, 2 और C 6, 1। इसी को हम x1 y1 पढ़ते थे, आप किसी को भी पढ़ सकते हैं, यहाँ कोई ऐसी शर्त नहीं होती है, लेकिन उसी क्रम में जैसे हम पढ़ते थे। तो x1 y1 हो जाता है 3, 2, x2 y2 हो जाता है 5, 2 और x3 y3 हो जाता है 6, 1। अब बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर फाइंड किया जाए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, पहले यहाँ फार्मूला लिख लीजिए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस 1/2 x1 3, y2 2, y3 1। मान पुट करते जाइए, सब निकल आएगा। x2 5, y3 1, y1 2 प्लस x3 6, y1 2 और y2 भी 2। तो इस प्रकार से हम देखें 1/2, ये 3 गुणे 1 हो गया और ये 5 गुणे माइनस 1 हो गया और यहाँ 0। तो ये 1/2 3 माइनस 5 यानी 1/2 और माइनस 2 यानी माइनस 1। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ये -1 न होकर 1 वर्ग मात्रक होगा। यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा बराबर 1 वर्ग मात्रक, और यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होगा। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होगा इसलिए ये -1 के स्थान पर 1 वर्ग मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप अगर 3 निर्देशांक दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें, एक सवाल है कि 6, 4, 4, 5 तथा 2, 6 तीन बिंदु दिए हैं, दिखाना है कि क्या ये समरेख हैं। तो इनके समरेखता की सिद्ध करने के लिए A मान लें x1 y1, 6, 4, फिर इसी क्रम में B x2 y2, 4, 5 और C x3 y3 और ये 2, 6।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2, वही फार्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y। तो इस प्रकार से ये फार्मूला लगाकर हम ये देख सकते हैं कि क्या क्षेत्रफल 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो ये बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो यहाँ मान रखें 1/2 x1 6 y2 5 माइनस y3 6 प्लस x2 4 y3 6 y1 4 और x3 2 y1 4 और y2 5। तो अब हम इनको सरल कर लें 1/2 यहाँ 6 गुणे -1 4 गुणे 2 और 2 गुणे -1। तो ये 1/2 ये -6 ये 8 और ये -1/2 -8 प्लस 8 यानी 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए दिए गए तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः दिए गए बिंदु संरेख। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, संरेख सिद्ध करते हैं। संरेख सिद्ध करने के लिए आपने देखा कि अगर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जा रहा है तो ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर चतुर्भुज दिया है तो हम 2 त्रिभुज में बांट लेंगे उसको, उसका एक विकर्ण मिला देंगे और किसी एक विकर्ण को मिलाने के बाद हम ये देख लेंगे कि दोनों त्रिभुज जो 2 त्रिभुज बनेंगे उनके क्षेत्रफल अलग अलग क्या आ रहे हैं, और जब क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हम उनकी सहायता से उन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़कर दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और चतुर्भुज ही नहीं पंचभुज है तो 3 त्रिभुज बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी क्रम में ये एक प्रश्न है, यदि बिंदुओं A0 0B से जाने वाली रेखा बिंदु x y से होकर जाती है तो सिद्ध कीजिए x/a धन y/b बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी जो बोर्ड परीक्षा होनी है उसके दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है निर्देशांक ज्यामिति का, और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से पूछा जा सकता है परीक्षा में। इस टॉपिक से जो टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हैं इस लेक्चर में, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक सवाल तो निश्चित रूप से पूछा जाता है। और मे भी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं A0 और 0B, और हमको ये देखना है कि एक लाइन है जो A0 और 0B से जाती है, तो सिद्ध करना है कि अगर वो x y से भी होकर जाती है तो x/a धन y/b बराबर 1। तो इसके लिए सीधे सीधे ये मतलब हुआ कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। इनसे जाने वाली रेखा अगर x y से होकर जा रही है, इसका मतलब हुआ कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। अर्थात हम ये सिद्ध कर दें कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख अगर सिद्ध कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये शर्त हमको मिल जाएगी, क्योंकि अगर इनसे जाने वाली रेखा कोई है AB, A और B, A0 और 0B, और C पॉइंट है XY, तो अगर A और B से जाने वाली रेखा C से भी होकर जाती है, इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर संरेख की शर्त लगा देंगे प्रश्नानुसार इसका सलूशन हो जाएगा बिंदु A A0 B 0B तथा C XY संरेख होंगे और संरेख होंगे तो x1 y1 आपका हो गया A0 और x2 y2 हो गया 0B और x3 y3 हो गया
एक्स वाई, और संरेख की शर्त लगा दीजिए। संरेख होंगे अर्थात x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो इस प्रकार से अगर हम ये शर्त लगा दें तो हमको ये जो कंडीशन दी हुई है ये प्राप्त हो जाएगी। क्या होगी शर्त, यहाँ लगाएंगे तो a x1 हो गया, y2 यानी b माइनस y3 माने y, x2 यानी 0, y3 और y1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर 0 है, इसलिए सब 0 हो जाएगा। जब एक पद शून्य है तो अंदर गुणा करने पर वो शून्य ही प्राप्त होगा। और x3 माने x, y1 यानी 0 और y2 माने b। तो इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो जाता है। इनको गुणा कर लेते हैं, ab माइनस ay और यहाँ 0 और माइनस bx बराबर 0। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं बराबर ab। a y धन b x बराबर ab। हमको सिद्ध करना है x बटा a धन y बटा b बराबर a। इसको सिद्ध करने के लिए हम ab से भाग देंगे। ab से दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या मिल जाएगा, bx बटा ab, ay बटा ab और ab बटा ab, यानी कुल मिला के हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर b कट जाएगा, x बटा a, यहाँ a कटेगा प्लस y बटा b और यहाँ सब कट गया, यानी कुल मिला के a। और यही हमारी शर्त दी हुई थी कि x बटा a धन y बटा b बराबर 1 सिद्ध कीजिए। जबकि क्या है कि ये दिए गए जो दो बिंदु हैं वो उनसे होकर जाने वाली रेखा तीसरे बिंदु x y से भी होकर जाती है। यानी a0 और 0b से होकर जाने वाली रेखा एक बिंदु दिया हुआ है x y से भी होकर जाती है। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना था x बटा a धन y बटा b बराबर 1। अर्थात हमने ये शर्त लगा दी कि चूंकि तीनों बिंदु संरेख होंगे तो संरेख की शर्त लगाकर ये हम सिद्ध कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये आपके नेक्स्ट कमिंग यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड के एग्जाम में 10th में जरूर पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु 1 4 माइनस 2k तथा 4 3 संरेख हैं। तो यहाँ भी उसी प्रकार से x1 y1 दिया है, 1 4, x2 y2 दिया है माइनस 2k और x3 y3 दिया है 4 3। तो संरेख है, बिंदु संरेख हैं, बिंदु संरेख हैं, अतः x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होगा। और जब हम इनको मान रख देते हैं, x1 माने 1, y2 k और y3 3 प्लस x2 माइनस 2 y3 3 माइनस y1 4 और x3 4 y1 4 और y2 माइनस 3। और इनको हम सरल कर लेते हैं तो ये हो जाता है k माइनस 3, ये माइनस 2 और ब्रैकेट में माइनस 1 और फिर इसी क्रम में यहाँ 16 माइनस 4k। तो ये k माइनस 3 प्लस 2 प्लस 16 माइनस 4, माइनस 4k और k ये हो गया माइनस 3k, 16 2 18 और 3 घट जाएगा तो प्लस 15। तो इस प्रकार से 3k बराबर 15 पक्षांतर कर लेंगे, यानी k बराबर 15 बटा 3 यानी 5। तो k बराबर 5 अगर है तो ये दिए गए तीन बिंदु संरेख होंगे। हमको यहाँ पर k का मान ज्ञात करना था जबकि ये तीन बिंदु 1 4 माइनस 2k तथा 4 3 संरेख हैं। तो इस प्रकार से चूंकि संरेख हैं अतः त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान शून्य होगा। x1 y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होता है। उस समीकरण को सरल करने पर k का मान ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित ये सवाल हुए और इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेट भी समाप्त हो रहा है। आप अपने पाठ्य पुस्तक से जो एक्सरसाइज दी हुई हैं उनको करिए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी एक्सरसाइज निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगी। ये कोऑर्डिनेट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो बच्चे आगे तमाम तरीके के एंट्रेंस देने हैं, उनको आगे 11th में उनको मैथमेटिक्स पढ़नी है या साइंस स्ट्रीम से पढ़ना है या तमाम तरीके के कंपटीशंस उनको देने हैं, तो उनके लिए कोऑर्डिनेट का विशेष महत्व है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करती है, तो बिना इसके मुझे लगता है कि शायद गणित में बहुत बड़ी समस्या होगी। आप इस अध्याय को, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अच्छे से समझें। वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। केवल एक महत्वपूर्ण बात होती है, एक बिंदु होता है मूल बिंदु, जिसको हम 0 0 कहते हैं, 9th में आप पढ़ चुके हैं। उसी के सापेक्ष सब कुछ लिख दिया जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट की बात हुई और निर्देशांक ज्यामिति आपका जो पाठ्यक्रम है वो इसी के साथ समाप्त होता है। आपने अगर हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले जो पाठ्यक्रम के वीडियोस हैं वो मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल के वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो क्लियर हो जाएं, और लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो पुनः एक बार हमारे स्टडी क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।